किसी के लिए वो महज एक सन्यासी है, किसी के लिए गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर, किसी के लिए वो बाबा है, तो उत्तर प्रदेश के गुंडों और माफियाओं के लिए वो साक्षात काल। आज भारत के सबसे शक्तिशाली मुख्यमंत्रियों में शुमार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। आपने इनके कड़क मिजाज, इनके ठोक दो वाले तेवर और इनके राजनीतिक रसूख की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको वो कहानी बताएंगे जो शायद ही आपने सुनी हो। आज हम उस सफर के पन्ने पलटेंगे कि कैसे पहाड़ का एक आम सा लड़का जिसने कभी छात्र संघ का चुनाव हारने का स्वाद चखा था, वो पूरे उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने वाला नेता बन गया। तारीख थी 5 जून 1972। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर तहसील, यहाँ के एक छोटे से गांव पंचूर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया अजय सिंह बिष्ट। पहाड़ों की शांत वादियों में पले बड़े अजय के भीतर बचपन से ही एक आग थी। स्कूली दिनों से ही उनका मन सियासत की पगडंडियों पर चलने लगा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जिस योगी आदित्यनाथ को कट्टर हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है, वो एक समय में कॉमरेड यानी कि लेफ्टिस्ट बन सकते थे। कहानी बड़ी दिलचस्प है। अजय बिष्ट की बहन के देवर रिश्ते में उनके जीजा उस दौर में वामपंथी छात्र संगठन यानी कि एसएफआई के सक्रिय सदस्य हुआ करते थे। उनका पूरा जोर था कि युवा अजय वामपंथी विचारधारा से जुड़े और एसएफआई का झंडा उठाए, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी दौरान अजय की मुलाकात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक जमीनी कार्यकर्ता प्रमोद रावत से हुई। प्रमोद की बातों और राष्ट्रवाद की विचारधारा ने अजय के भीतर एक ऐसी चंगारी सुलगाई कि उन्होंने एसएफआई को नकार दिया, एबीवीपी का दामन थाम लिया। हालांकि राजनीति की पहली सीढ़ी पर उन्हें नाकामी मिली। छात्र संघ चुनाव में उन्होंने सचिव पद के लिए एबीवीपी से टिकट मांगा, लेकिन संगठन ने उन्हें टिकट नहीं दिया। बागी तेवर दिखाते हुए अजय निर्दलीय मैदान में कूद पड़े, लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और अजय सिंह बिष्ट की किस्मत उन्हें पहाड़ों से खींचकर पूर्वांचल के सबसे बड़े केंद्र यानी कि गोरखपुर ले आई। यहाँ उनका संपर्क गोरक्ष पीठ के तत्कालीन पीठाधीश्वर और कद्दावर नेता महंत वैद्यनाथ से हुआ। गोरखपुर में अजय का जीवन सामान्य गति से चल रहा था, तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने अजय सिंह बिष्ट को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और योगी आदित्यनाथ को जन्म दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें राजनीति का एंग्री मैन बना दिया। हुआ यूं कि गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में छात्रों और एक दुकानदार के बीच भयंकर विवाद हो गया। छात्रों के भीतर जबरदस्त आक्रोश उबल रहा था, लेकिन उन्हें एक ऐसे नेता की तलाश थी जो उनका नेतृत्व कर सके, जो बिना डरे उनके लिए सीना तान कर खड़ा हो सके। उस दिन भीड़ से निकलकर जो युवा आगे आया वो अजय सिंह बिष्ट थे। उन्होंने इस पूरे विरोध प्रदर्शन का एक ऐसा आक्रामक और अचूक नेतृत्व किया कि पूरे गोरखपुर में उनके नाम का डंका बज गया। छात्रों के बीच उनकी छवि एक ऐसे निडर नेता की बन गई जो किसी के सामने झुकता नहीं। इस पूरी घटना को दूर से कोई बहुत खामोशी से और कोई गहराई से देख रहा था। वो थे महंत वैद्यनाथ। महंत जी को अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी। उन्हें एक ऐसा युवा चाहिए था जो धर्म की रक्षा भी कर सके और समाज का नेतृत्व भी। गोलघर के उस बवाल में महंत जी को अजय के भीतर एक तपता हुआ सूरज दिखाई दिया। बस फिर क्या था, महंत वैद्यनाथ ने उन्हें अपना शिष्य बनाया, उन्हें संन्यास की दीक्षा दी और अजय सिंह बिष्ट हमेशा हमेशा के लिए योगी आदित्यनाथ हो गए। महंत वैद्यनाथ ने न सिर्फ योगी को धर्म का रास्ता दिखाया बल्कि उन्हें सियासत की जमीन भी सौंप दी। वर्ष 1998 का साल था। गुरु के आदेश और गोरखपुर की जनता की भारी मांग को सिर माथे रखकर महज 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। नतीजा, 26 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ देश की संसद में पहुंचने वाले सबसे युवा सांसद बन जाते हैं। लेकिन योगी जानते थे कि राजनीति सिर्फ दिल्ली के एसी कमरों से नहीं चलती। वो लगातार जमीन पर रहे। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 1500 ग्राम सभाओं में वो हर साल जाते। जनता के बीच उनकी रोजाना की उपस्थिति, हिंदुत्व का उनका स्पष्ट एजेंडा और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने गोरखपुर को उनका एक ऐसा अभेद्य किला बना दिया जिसे कोई भेद नहीं सका। जनता ने उन्हें पलकों पर बिठाया और 1998 के बाद 1999, 2004, 2009 और 2014 लगातार 5 लोकसभा चुनावों में वो अजय बनकर उभरे। उनकी हिंदू युवा वाहिनी का नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि पूर्वांचल में पत्ता भी उनकी मर्जी के बिना नहीं हिलता था। अब आते हैं उस कहानी पर जो किसी हॉलीवुड सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। साल 2017 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव।
महीनों की कड़ी धूप, धूल फाकती रैलियां और धुआंधार प्रचार के बाद चुनाव और वोटिंग खत्म हो चुकी थी। योगी आदित्यनाथ बुरी तरह से थक चुके थे। वो अब राजनीति की इस भागदौड़ से एक हफ्ते का छोटा सा ब्रेक चाहते थे, क्योंकि वो उस वक्त एक सांसद थे। तो विदेश मंत्रालय की ओर से उन्हें स्पेन जाने वाली एक डेलीगेशन टीम का हिस्सा बनने का ऑफर मिला। योगी ने मन बना लिया था कि वो स्पेन जाएंगे, लेकिन राजनीति में जो दिखाई देता है वो अक्सर होता नहीं, और जो होता है वो किसी को नहीं दिखाई देता। अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय ने विदेश जाने वाली उस टीम की लिस्ट से योगी आदित्यनाथ का नाम काट दिया। योगी हैरान थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दिल्ली में बैठा आलाकमान ने उनका नाम स्पेन के टूर से क्यों हटा दिया। उन्होंने सोचा शायद पार्टी की कुछ और रणनीति होगी। उन्होंने स्पेन का ख्याल छोड़ा और अपने गढ़ यानी कि गोरखपुर जाने का प्लान बना लिया। लेकिन किस्मत उनके लिए एक अलग ही सिंहासन तैयार कर रही थी। 11 मार्च 2017 को नतीजे आए। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में बसपा सपा के सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए एक ऐसी सुनामी ला दी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 403 में से अकेले बीजेपी ने 312 सीटें जीती और एनडीए गठबंधन ने 325 का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया। अब सवाल था, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई कद्दावर नेताओं के नाम हवा में तैर रहे थे। मीडिया की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम बहुत पीछे था। योगी गोरखपुर के लिए निकल ही रहे थे कि अचानक उनके फोन की घंटी बजी। फोन लाइन के दूसरी तरफ तत्कालीन विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक खास संदेश योगी तक पहुंचाया। इसके बावजूद योगी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनके लिए सीएम की कुर्सी का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। वो गोरखपुर पहुंच गए। तभी दिल्ली से एक और कॉल आया। इस बार लाइन पर थे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी कि तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। अमित शाह ने सीधे कहा, योगी जी आपको तुरंत दिल्ली आना है, आपके लिए चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था कर दी गई। अगली सुबह 18 मार्च 2017 के दिन दिल्ली में अमित शाह के आवास पर जो बात हुई उसने उत्तर प्रदेश के भविष्य की दशा और दिशा दोनों तय कर दी। अमित शाह ने योगी की तरफ देखते हुए कहा, आप ही उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद जब मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के नाम की घोषणा हुई तो पूरे देश की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। क्या यह फैसला अचानक लिया गया था? राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि यूपी चुनाव के नतीजों से ठीक एक साल पहले यानी मार्च 2016 में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योगी आदित्यनाथ को सूबे का किंग बनाने की पटकथा लिख चुका था। मार्च 2016 में गोरखनाथ मंदिर में भारतीय संत समाज की एक बड़ी बैठक और गुप्त चिंतन बैठक हुई थी। कहा जाता है कि इसी बैठक में आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व की मौजूदगी में यह संकल्प लिया गया था कि अगर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है तो कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंप दी जाएगी। और जब नतीजे 300 के पार आए तो दिल्ली के लिए संघ के उस संकल्प को जमीन पर उतारना बेहद आसान हो गया। आज योगी आदित्यनाथ केवल एक नाम नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक पूरी नीति बन चुके हैं। योगी नीति आज उनका मॉडल पूरे देश में हिट है। दूसरे राज्य में भी उनके बुलडोजर एक्शन और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की कॉपी लोग करना चाहते हैं। आज उनके जन्मदिन पर देश उस सन्यासी को देख रहा है जिसने भगवा वस्त्र पहनकर सिर्फ धर्म का ही नहीं बल्कि राजधर्म का वो पाठ पढ़ाया है जिसे आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखें। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।